अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टडी किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू लिखा हुआ है पहले हम उसको रीड करते हैं। द फिगर 1.26 शोज़ पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल। अब फिगर 1.26 यहाँ पर दी हुई है आपके सामने, एमसीक्यूज़ नंबर 1 के सामने ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वर्नियर स्केल का एक पार्ट दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट को फिक्स करके इसमें रीडिंग निकाली गई है और वो जो रीडिंग का पार्ट है वो यहाँ पर दिखा दिया जिससे हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। तो हमसे रीडिंग पूछी जा रही है कि वर्नियर कैलिपर की जो फाइनल रीडिंग आ रही है वो बताइए कि यहाँ पर कितनी होगी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है। तो जैसे कि मैंने चैप्टर में आपको चेक करना बताई थी, तो मेन स्केल रीडिंग आप देख सकते हैं 0 से पहले वाली लाइन, वर्नियर स्केल के 0 से पहले वाली लाइन अगर आप देखें तो वहाँ तक, उस लाइन तक आप काउंट करें तो आपके पास जो रीडिंग बन रही है वो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और उसके बाद फिर 6.5। इसका मतलब हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आई है वो आ गई 6.5। तो 6.5 जब मेन स्केल रीडिंग आ गई, अब हम चेक करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम नीचे वाली लाइंस काउंट करेंगे 0 के बाद वाली, और उस लाइन को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मैच कर रही होगी मेन स्केल की ऊपर वाली लाइंस में से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 7 वाली है, अगर हम ऊपर देखें जो 7 लिखा हुआ है वो बिल्कुल नीचे वाली लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इस लाइन तक हम काउंट करेंगे, देखते हैं क्या रीडिंग बनती है। तो 0 के बाद अगर हम काउंट करें तो इसे पॉइंट्स में काउंट नहीं करेंगे, इसे हम एग्जैक्ट होल नंबर्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमारे पास आ गई वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जब 5 वर्नियर स्केल रीडिंग आई है तो इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए। अब जब लीस्ट काउंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि रीडिंग सेंटीमीटर्स में थी तो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 होगा और ये सेंटीमीटर्स में ही लिया जाएगा। तो 0.01 सेंटीमीटर से जब हम इस वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारे पास है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई है, या आप कह सकते हैं जो फाइनल फ्रैक्शनल पार्ट आया है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मेन स्केल रीडिंग में। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये जो 6.5 है मेन स्केल रीडिंग और ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आया है 0.05, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.55 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो 6.55 अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अब चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। 10 एक जैसी स्टील बॉल्स यहाँ पर ली हुई हैं और उनमें से हर एक का मास, ईच ऑफ मास यहाँ पे मेंशन है, यानी कि हर एक का मास 27 ग्राम है। इसके बाद आर इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। एक मेजरिंग सिलेंडर लिया गया और उसमें ये सारी बॉल्स को डाला गया। उस मेजरिंग सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो 20 सेंटीमीटर क्यूब था इनिशियली, यानी उसमें जो वाटर मौजूद था वो इनिशियली 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मौजूद था। लेकिन अब जब उसमें स्टील बॉल्स डाल दी गई है तो जाहिर सी बात है उसके वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा। तो आगे लिखा हुआ है द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि जब हमने उसमें सारी स्टील बॉल्स डाल दी तो वो वॉल्यूम जो 20 सेंटीमीटर क्यूब पे था मेजरिंग सिलेंडर का, वो अब चला गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है, 30 का चेंज आ रहा है। ये 30 हमारे पास क्या है ये मैं अभी आपको बताऊँगी। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील। हमें यहाँ पर डेंसिटी मालूम करनी है स्टील की। तो पहले एक चीज़ को गौर से देखिएगा कि यहाँ पर 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं। तो 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं, लेकिन हमसे सिर्फ डेंसिटी पूछी गई है स्टील की। तो मास तो एक स्टील बॉल का दे दिया गया है, लेकिन एक स्टील बॉल का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना होगा
लेकिन एक स्टील बॉल का वॉल्यूम निकालने से पहले हमें वो वॉल्यूम निकालना होगा जो कि सारी स्टील बॉल्स का है, यानी जो कि हमने सारी वाटर में डाली और वाटर का जो लेवल राइज़ हुआ वो वाटर का लेवल कितना राइज़ हो रहा है वो उसका स्टील बॉल्स का वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा। जैसे मैंने चैप्टर में बताया था कि जितना भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करने से वॉल्यूम में चेंज आता है, वो जो चेंज आ रहा होता है वो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पर मेंशन हुआ है मास ऑफ ईच स्टील बॉल, हमने यहाँ पर मेंशन किया 27 ग्राम। इसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ ये 10 स्टील बॉल्स हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आया था 50 सेंटीमीटर क्यूब, सारी बॉल्स को डालने के बाद उसमें से हम माइनस करेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब जो कि वाटर का इनिशियल वॉल्यूम था। अब जब 50 में से 20 को माइनस किया जाएगा तो 30 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 10 बॉल्स का। 10 बॉल्स का वॉल्यूम निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बॉल का, एक स्टील बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो एक बॉल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे टोटल नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड करेंगे। तो ये जो 30 था, ये जो वॉल्यूम ऑफ 10 बॉल्स आया था, इसको हम टोटल नंबर ऑफ स्टील बॉल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 30 को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 सेंटीमीटर क्यूब हर एक बॉल का वॉल्यूम है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है मेजरिंग सिलेंडर में। तो यहाँ पर ये जो 3 सेंटीमीटर है ये एक बॉल का आ गया। मास हमारे पास एक बॉल का दिया हुआ था, तो अब हम डेंसिटी मालूम करेंगे स्टील की। तो डेंसिटी मालूम करने के लिए यहाँ पर हम डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि था मास ऑफ स्टील डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टील। क्योंकि अब यहाँ पर स्टील एक मटेरियल दे दिया गया है तो इस वजह से हम यहाँ पर स्टील एज ए सब्सटेंस इंडिकेट करेंगे फॉर्मूले में भी। तो यहाँ पर अब मास दिया हुआ था 27, वॉल्यूम एक बॉल का जो आया था वो 3 आया था। 27 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन में 9.0 लिखा हुआ है, तो 9.0 हो या 9 हो बात एक ही है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो थर्ड में आप देख सकते हैं, थर्ड में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स्ड इन वाटर एज शोन इन द फिगर 1.27। अब यहाँ पर भी एक फिगर दी जा रही है, तो फिगर में आप देख सकते हैं 1.27 हमारे पास एक फिगर है। पहले हम फिगर को देख लेते हैं, फिर हम आते हैं इस ब्लैंक की तरफ दोबारा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पहले वाटर मौजूद था, ये एक मेजरिंग सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें वाटर मौजूद था 50 पर। इसके बाद इसमें एक इर्रेगुलर मटेरियल डाल दिया गया, इर्रेगुलर सॉलिड डाल दिया गया, जिसकी वजह से इसका वाटर 90 पर चला गया। तो 90 पर अगर वाटर का वॉल्यूम चला गया है तो इसका मतलब ये जो चेंज आया है ये हमारे पास इस इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। अब देखते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव को। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स्ड इन वाटर एज शोन इन द फिगर 1.27। अब ये जो ऑब्जेक्ट था जो पानी में डाला गया है, जो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट था, इसका मास यहाँ पर दिया हुआ है 100 ग्राम और पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ मेड। अब हमसे डेंसिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर डेंसिटी मालूम करने के लिए हम सेम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो डेंसिटी के फॉर्मूले से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला था मास पर वॉल्यूम, तो मास यहाँ पर दिया हुआ है 100 ग्राम और वॉल्यूम आप देख सकते हैं बाय फिगर, पहले 50 पर था फिर 90 पर आ गया, तो इसमें जो चेंज आया वो 40 का आया है। तो ये जो 40 आया है ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है। तो जब इस 40 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 डिवाइड बाय 40 जब होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब डेंसिटी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की आई है वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई है। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक और चीज़ आप यहाँ पर रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें यूनिट गलत मेंशन हुआ है। जैसा कि यूनिट सेकंड ऑब्जेक्टिव में मेंशन था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर थर्ड में भी होना चाहिए था। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होगा। तो
तो यहाँ माइनस आना चाहिए था या तो फिर ये स्लैश आ जाती, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा बिकॉज यू नो द यूनिट वेरी वेल। इसके बाद आगे देखिए फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव। अब फोर्थ वाले में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1.28। अब यहाँ पर भी एक फिगर दी जा रही है 1.28, तो इससे हमें रीडिंग मालूम करनी है। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में वर्नियर कैलिपर की मालूम की थी, अब हम स्क्रू गेज की मालूम करेंगे। तो स्क्रू गेज की रीडिंग मालूम करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी फिक्स करके हमें सिर्फ रीडिंग निकालने के लिए कहा है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे स्लीव रीडिंग। स्लीव रीडिंग निकालने के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इनको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग होगी ये मिलीमीटर्स में काउंट की जाएगी क्योंकि स्क्रू गेज मिलीमीटर्स में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 के बाद जो पहली लाइन है जैसे कि मैंने बताया था ये 0.5 की होती है। तो 0.5 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर 1.5, देन 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह करके अगर हम बिल्कुल लास्ट तक देखें थिम्बल से पहले तक तो यहाँ पर 5 आया, 5 के बाद 5.5, देन 6 और फिर 6.5। इसका मतलब ये 6.5 जो है ये हमारे पास है स्लीव रीडिंग। अब हम देखेंगे थिम्बल रीडिंग। थिम्बल रीडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी रेफरेंस लाइन है ये सबसे ज़्यादा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो मैच कर रही है ये कर रही है 10 के बाद थर्ड लाइन से। तो 10 के बाद थर्ड लाइन है तो हम यहाँ तक इसको काउंट करेंगे। तो ये होल नंबर्स में होगी, ये पॉइंट्स में नहीं होती। तो 10 के बाद अगर आप काउंट करें तो 10, 11, 12, 13 हमारे पास आ गई थिम्बल रीडिंग। अब थिम्बल रीडिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से ताकि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.13। यह आ गया फ्रैक्शनल पार्ट और ये मिलीमीटर्स में ही आया है। तो इसको हम ऐड करेंगे स्लीव रीडिंग में ताकि हमारे पास टोटल माइक्रोमीटर की रीडिंग आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम 0.13 को 6.5 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 6.63 मिलीमीटर। इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर मार्क हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है इसमें लिखा हुआ है फिफ्थ वाला, अ चिप रैपर इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड। अब यहाँ पर एक रैपर दिया हुआ है, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ दे दी जा रही है। इसके बाद लिखा हुआ है इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी। हमें एरिया मालूम करना है जो बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स पर लाई कर रहा हो। अब हमें एरिया मालूम करना है। तो अगर आप चिप्स रैपर पर गौर करें तो चिप्स रैपर की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। तो रेक्टेंगुलर बॉडी का या 4 साइड्स वाली फिगर का एरिया मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जैसे कि यहाँ पे ब्रेथ नहीं दी हुई तो यहाँ पे हम विड्थ लेंगे। अब विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो लेंथ यहाँ पर 4.5 दी हुई थी और विड्थ यहाँ पर 5.9 थी। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.55 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया आ गया इस चिप्स रैपर का। तो इसका मतलब इसके लिहाज से हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 6। इसमें आप देख सकते हैं ये थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। लिखा हुआ है अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। कह रहे हैं ऐसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम जिसमें बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं आजकल जो हमारा मेजर सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट्स। तो ये इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है जो लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि प्रीफिक्सेस हो नहीं सकते, हेक्साडेसिमल सिस्टम है नहीं कोई और नन ऑफ द अबव भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। अब आगे आप देख सकते हैं 7th वन, इसमें लिखा हुआ है all accurately known digits and first doubtful digit in an expression are known as। अब इसमें ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन दी हुई है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की थी, तो इसके लिहाज से आप आराम से इसे मार्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी ऑप्शन होगा जो कि सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद
फिर 8th वन, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल के ज़ीरो से मैच कर जाए, यानी दोनों के ज़ीरोज़ मैच कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के दोनों स्केल के ज़ीरोज़ मैच कर जाएं तो इसका मतलब वहाँ पर कोई एरर मौजूद नहीं होता। तो एरर जो होता है वो एक्चुअली ज़ीरो एरर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। इसका मतलब जब ज़ीरो एरर मौजूद ही नहीं है तो ना वो पॉजिटिव होगा, ना वो नेगेटिव होगा, ना वो 1 होगा। तो इसका मतलब वो सिर्फ ज़ीरो होगा, क्योंकि उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इधर। तो यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 9th वन, ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़। अब ज़ीरो एरर का दूसरा नाम पूछा जा रहा है, तो ज़ीरो एरर का दूसरा नाम सिस्टमैटिक एरर है, ह्यूमन एरर है, रैंडम एरर है या क्लासिफाइड एरर है। तो ये मैंने आपको बताया था लेक्चर के वक्त कि ज़ीरो एरर को हम सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं, क्योंकि हम जिससे रीडिंग निकाल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम। इसके बाद लास्ट वन, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सारी अगर आप देखें तो बेसिक क्वांटिटीज़ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। तो इसके लिहाज से ये सारी किसकी एग्जाम्पल बनेगी? बेस क्वांटिटीज़ की। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेस क्वांटिटीज़ है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो यहाँ तक इसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के।